जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है पढ़ रहे थे क्लास 10th फिजिक्स का लेसन 2, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें हम लोग पार्ट नंबर 3 तक देख चुके थे। तो आज हम पार्ट नंबर 4 देखेंगे और उसमें हम क्या करेंगे वैसे सवाल पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार आता है और जो सवाल से आप बच्चों क्या है तंग हो गए हैं और तंग हो गया, जिसके कारण आपके लिए मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए, आपसे मात्र एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दे और बगल में घंटी हो उसको क्या कर दे बच्चों, प्रेस कर दे। तो चलिए हम आगाज़ करता हूँ इस चैनल को। एक बच्चे का कमेंट था कि सर दर्पण सूत्र आप नहीं पढ़ाए हैं। तो बच्चों आप दर्पण सूत्र को समझ लें। तो यहाँ से ध्यान दें, दर्पण सूत्र की अगर बात किया जाए, लेकिन मुझे चांस है कि मैं पढ़ाया था, अगर दर्पण सूत्र की बात किया जाए बाबू तो होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ऐसे तो यहाँ एक बार तुरंत दूसरे को समझ लो। लेंस सूत्र अगर पूछ देता सर, तो बाबू अगर लेंस सूत्र आपसे पूछ रहे हैं कि लेंस सूत्र बताइए, तो लेंस सूत्र क्या होगा सर, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ध्यान दें, यहाँ ये जो सवाल मैं लिखा हूँ ये कभी कभी ऐसे लिखेगा, इससे कोई टेंशन ना लीजिएगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हुआ लेंस दर्पण सूत्र। यानी कहने का मतलब बच्चों कि दर्पण सूत्र में क्या होगा, u भी प्लस होगा, v भी प्लस होगा और f भी प्लस होगा। लेकिन बच्चों जैसे ही लेंस सूत्र लिखने जाएंगे आप, तो लेंस सूत्र में क्या करना है बच्चों, u को रखना है माइनस में। u को क्या में रखना है बच्चों, माइनस में। u को रखना है माइनस में, v को रखना है प्लस में और f को भी रखना है प्लस में। यहाँ तक बात को समझ पा रहे होंगे। तो हाँ सर, इसको देखिए, इस पर नॉमरिकल आती है तो नॉमरिकल बनाएंगे अगले टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखिए v बराबर क्या होता है सर, प्रतिबिंब दूरी। ये आप चीज़ों को लिख लें, नॉमरिकल जब आगे बनाएंगे तो आपको काम देगा। v के मतलब प्रतिबिंब की दूरी। ऐसा सर, ये प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? तो प्रतिबिंब की दूरी होती है बच्चों की, मान ले कि मैं एक दर्पण में चीज़ों को ऐसे देख रहा हूँ तो इसका इमेज बन रहा होगा ना पीछे, इसका इमेज बनता नहीं। पीछे बताया गया था कि जब वस्तु को रखेंगे अनंत पे तो इसका इमेज बनेगा एफ पे, और जब वस्तु को रखेंगे एफ पे तो इसका इमेज बनेगा अनंत पे, और वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रहेंगे तो फोकस और रैखिक मतलब वगैरह वगैरह चीज़ें समझाया गया था। तो ऐसे ही भी के मतलब हुआ प्रतिबिंब दूरी, यू के मतलब हुआ बुआ वस्तु दूरी, मतलब वस्तु जो है कितना दूरी पे रखा गया है, और एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। ठीक है, तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। चीज़ों को समझते जाइएगा धीरे धीरे। एफ मतलब हुआ फोकस दूरी, यू मतलब हुआ वस्तु दूरी, और भी का मतलब हुआ बच्चों प्रतिबिंब दूरी। ये दोनों रामबाण है, आप याद कर लीजिएगा। दर्पण सूत्र पूछेगा तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगर लेंस सूत्र पूछे जाए तो आराम से बोलेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें बहुत बारीकी ढंग से आप समझ पाए हों। तो चलिए बच्चों, आज जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वहाँ पे आते हैं। ठीक है ना, इसको इरेज करता हूँ। आपका करिएगा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए होंगे तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके क्या करिएगा, ले लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ, एक सवाल थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में देखा था कि अगर पानी से भरी हुई बाल्टी है तो उसकी पेंदी कम गहराई दे रही है, कम गहराई मालूम पड़ रही है। पानी से भरी बाल्टी में अगर कोई सिक्का रखे तो सिक्का कुछ उठा हुआ दिखाई दे रहा है, सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो अगर मान लिया जाए कि पूछ दे कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है, क्यों? तो अगर 1 नंबर का रहेगा तो बता देंगे हम अपवर्तन के कारण। अगर 2 नंबर का रहेगा बच्चों तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आराम से लिखेंगे हम कि हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अतः चाहे इसलिए पानी से भरी हुई बाल्टी का पेंदी की गहराई कम मालूम पड़ती, क्योंकि यहाँ वायु जो है विरल माध्यम है और जल जो है सघन माध्यम है, जिसके कारण
पानी की जो बाल्टी की जो पेंदी है वो गहराई कम मालूम पड़ रही। यहाँ तक बात को आप समझ चुके होंगे। तो बच्चों आज जो हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे सबसे अच्छा टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है अपवर्तनांक। टॉपिक का नाम है क्या बच्चों? अपवर्तनांक। ये क्या होता है सर? अपवर्तनांक क्या है? आज के सेशन का टॉपिक नंबर 3 है। तो आज सवाल आपका क्या है सर? आज मेरा सवाल है अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या है, चाहे अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों अपवर्तनांक को मैं समझाना चाह रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल देखिए, इसके बाद डिफिनेशन को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊँ। मैं मार्कर को चेंज कर लाता हूँ ताकि मैं बहुत बारीकी ढंग से लिख पाऊँ, कलर बाय कलर। तो अपवर्तनांक के जैसे ही सवाल करेगा तो मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। पहले देखिए मैं निकाल रहा हूँ वायु का अपवर्तनांक। किसका बाबू? वायु का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिए। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा? वायु में प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा जिसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उसका चाल नीचे होगा। तो 3 × 10 के काट खोड़ कितना देगा सर? 1 देगा, लेकिन 1.003 दे रहा होगा इसका आंसर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि अपवर्तनांक निकालने के लिए पता है क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको क्या बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है बच्चों वो वायु में प्रकाश की चाल से थोड़ा सा ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसका अपवर्तनांक जो है 1.003 आता है। ठीक है ना? अगर बच्चों अगर मान लीजिए कि आप पानी का अपवर्तनांक निकालते हैं, किसका सर? पानी का। तो पानी का निकालेंगे तो निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल के मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी में कितना है सर? पानी में है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चीज़ों को समझिए। ये 10⁸ से 10⁸ कट गया, कट गया ना? बोलेंगे हाँ सर कट गया। जैसे ही बच्चों आगे बढ़ पा रहे होंगे तो ऊपर दिख रहा होगा 3 और नीचे दिख रहा होगा 2.25। बच्चों अब क्या करना है? अरे क्या चुचुआ रहा है। अब दशमलव के बाद डबल अंक है तो हम ऊपर डबल अंक लगाएंगे। ऐसा दशमलव में अगर ऊपर दशमलव के बाद ऊपर अगर 2 अंक रहता तो हम नीचे 2 0 लगाते ना? हाँ सर पक्का। दशमलव के बाद नीचे अगर 2 अंक है तो दशमलव 2 0 ऊपर लगाएंगे। बात को समझिए। ये दशमलव हट गया, अब ऊपर हो गया 300 और नीचे हो गया 25, 225। बच्चों 25 से काटिए इसको। 25 नमा 225, 25 नमा 225। इसको 25 नमा 25 से काट दिया ना? 25 से कटेगा कि नहीं? हाँ कटेगा। कैसे? देखिए ये 25 नमा 225। अब आप 25 का पढ़िए। 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 चौको 100, यानी 4 बार में 100 आ रहा है। यानी 25 का हम जब 4 बार पढ़ें तो 100 आ रहा है। तो 8 बार पढ़ेंगे तो 200 आएगा। 25 8 200। तो फिर 4 बार पढ़ेंगे, 12 बार पढ़ेंगे तो 300 आ गया। 21 से कटा हुआ 12 से, फिर 3 से काटिए। 3 3 9 और 3 चौको 12। मेरे प्यारे बच्चों 4/3 जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.333 आएगा। आए कि नहीं? बोले हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से समझ चुके बच्चों, अगर मैं निकालूं कांच की एक बात, किसका निकालें सर? अगर कांच का अपवर्तनांक निकालें हम तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा लिखाएगा सर। हाँ तो कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा कांच में प्रकाश की चलते 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसको ई वाला सी वाला कट जाएगा सर। कितना बचेगा? 3/2। 3/2 का मतलब कितना होता है? 1.5 होता। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ अब जो है अपवर्तनांक का डिफिनेशन बहुत बारीकी ढंग से क्या कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर यहाँ से फॉल्ट अगर रहती है, फिर भी अगर यहाँ पर कुछ फॉल्ट रहती है, चीज़ें को नहीं समझ पाते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपवर्तनांक का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। ये डिफिनेशन दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफिनेशन है बच्चों। निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में भी प्रकाश की चाल आप बोल सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है,
क्योंकि आपको पता है ना कि वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल दोनों बराबर होती है, बस थोड़ा सा निर्वात में जो है प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो क्या आप लिख सकते हैं? तो इसका डिफिनेशन क्या आ जाएगा? वो वायु में प्रकाश की चाल, चाहे बोलेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम मतलब सर जिस माध्यम को मैं अपवर्तनांक निकालूंगा, जिस माध्यम का हम निकालेंगे अपवर्तनांक उसकी अनुपात। अगर पानी का निकालेंगे तो ही हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। पानी का भी वही निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक। उस माध्यम मैंने सर पानी, तो क्या डिफिनेशन इसको लिख दूं सर? हाँ आप लिख दीजिए। तो लिखिए निर्वात में प्रकाश की चाल, अगर मैं आप डिफिनेशन चाहते तो लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। क्या से करते हैं सर? देखिए आप लोग अपवर्तनांक को किससे करते हैं सर? अपवर्तनांक को हम जो सूचित करते हैं वो म्यू से करते हैं। किससे करते हैं? आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसे म्यू से सूचित करते हैं। म्यू माने यू नहीं रहता है, म्यू से सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है। देखिए ये चीज़ को क्या करिएगा, आप जब उतारिएगा तो पहले डिफिनेशन लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट मारिए। इसको मैं फार्मूला लिखता हूँ पहले, अपवर्तनांक बराबर, तो क्या लिखेंगे पता है? इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए। हम लिख रहे हैं अपवर्तनांक बराबर, मैं समझा रहा हूँ। पहले यहाँ पर आपको इंक्लूड क्या करना है? आपको अपवर्तनांक वाला परिभाषा इंक्लूड करना है, ठीक है ना? तो जब भी आपको अगर अपवर्तनांक निकालनी हो, क्या चीज़ निकालना है सर? अगर आपको अपवर्तनांक निकालना, इसलिए फार्मूला होगा ना जी, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, चाहे वायु भी लिख सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। यही बाबू फार्मूला है आपका, ठीक है ना? यही आपका फार्मूला हो गया। अगर जिसका निकालना, देखिए निर्वात में प्रकाश के एकदम फिक्स ऊपर रखना है और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के मतलब बाबू जल के निकालिएगा अपवर्तनांक, नीचे जल में प्रकाश की चाल। अगर कांच की निकालिएगा तो कांच का प्रकाश की चाल नीचे, अगर हीरा के निकालिएगा तो हीरा का प्रकाश की चाल नीचे। तो आप क्या करिएगा, 2-3 को आपको इसके बाद आप एग्जाम्पल उतार लीजिए, वायु का, फिर कांच का, फिर जल का। लेकिन मैं कुछ अपवर्तनांक लिख रहा हूँ, उसको आपको याद रखना, जो मैं रामबाण लिखा रहा हूँ। सबसे पहला हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? 2.42। एकदम ही रामबाण है, इसको उतार ही लीजिएगा। अगर जल के पूछे, जल का अपवर्तनांक पूछेगा तो 1.33। अगर वायु का पूछेगा तो 1.003 होता है। और किरासन के अगर पूछेगा, किरोसिन के, तो किरोसिन के होता है 1.41 शायद, देख लेता हूँ, कोई दिक्कत हो जाता है फिर दिक्कत है जी। किरोसिन को होता है 1.44। क्योंकि अगर आपको माइंड में डाउट आ रहा है तो आप देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं बुक रखे हुए हैं फिजिक्स का। क्योंकि बच्चों देखिए ऐसा नहीं होती, हर इंसान जब नहीं पढ़ेगा तो क्या थोड़ा सा हर चीज़ को अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि ये भी कोई विद्वान का लिखा हुआ बुक है। मैं चीज़ों को आपको सिर्फ सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे मुझे सारा चीज़ याद है,
ये मैं दे दिया, लेकिन आपके देखिए भी देखिए कौन सवाल है आपका। आपका जो सबसे भी है हीरा है, फिर थोड़ा सा जल है, इसके बाद दोनों याद कर सकते, थोड़ा सा वायु है, इसके बाद मैं चैलेंज करता हूँ कि यहाँ से सवाल आपका नहीं है। तो क्या उम्मीद करता हूँ अपर्तनांक समझ गए कि नहीं? तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ गए। चलिए इसको उतारिए, मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है ना। चलिए उतारिए। तो चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम टॉपिक ले रहे हैं, थोड़ा सा प्रिज्म की बात कर रहे हैं। क्या चीज़ की बात कर रहे हैं सर? प्रिज्म, ठीक है ना। आप लोग प्रिज्म देखे होंगे, और प्रिज्म की जो है सबसे ज़्यादा उपयोग पढ़ना है लेसन नंबर 3 में, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ टेलर दे रहा हूँ क्योंकि इसकी चर्चा की गई है, प्रिज्म की चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो चलिए हम प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। उसमें एक डिफिनेशन आती है, प्रिज्म में एक डिफिनेशन आती है, और डिफिनेशन इतना भी आई है, लेकिन एग्जाम में भी पूछा है शायद एक आध बार। डिफिनेशन देखिए क्या है, विचलन कोण किसे कहते हैं। सबसे पहले तो समझिए प्रिज्म क्या है। मैं यहाँ पर डिफिनेशन नहीं समझाने वाला हूँ कि प्रिज्म क्या है, क्योंकि प्रिज्म क्या है किसे कहते हैं सब नहीं आती है। देखिए प्रिज्म कैसा होती है। प्रिज्म ऐसे देखे हैं जो त्रिभुज जैसा होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, त्रिभुज ऐसे होती है प्रिज्म, दो सतह ऐसे होती है, एक सतह ए और एक सतह है ऐसे, और एक जो एने घेर ले एने से रहेगा, एक एने से रहेगा। तो एक गो और एक दो गो और एक एने और एक एने, तो दो दो चार, एगो नीचे पेन दबा 5 गो। तो यहाँ से हम समझ गए कि प्रिज्म जो है इसमें 5 गो सतह होते हैं। इसमें कितने सतह होते हैं सर? इसमें 5 सतह होते हैं। ये बतिया को याद करना पड़ेगा ना सर? हाँ बाबू इसको याद करना पड़ेगा। इसमें 5 सतह होते हैं, और इसका कोण जो होता है प्रत्येक 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण के डिग्री का होता है सर? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है ना। यहां तक समझ गए। ये जो मैं स्टार मार के लिखता हूं वो चीज को आपको याद रखना है। प्रिज्म को क्या काम है सर? प्रिज्म को हम अगले लेसन में पढ़ाएंगे कि जब एकरा में से श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो यहां से कहा होगा कि 7 रंग में बट जाएगा, और बटने की उस क्रिया को हम 1 2 3 4 5 6 7 रंग में बट जाएगा, और बटने की उस क्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये लेसन नंबर 3 में बड़ा बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। क्या सर? सबसे बदनाम सवाल, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण क्या है? तो बहुत प्यार से बोलना है कि जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंग में बट जाती है। बटने की उस क्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर यहाँ तक आप वीडियो को लगातार देखें तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इतना वीडियो को लगातार देखें, इसका मतलब आपको कुछ न कुछ करने की जुनून है, और पक्का कुछ न कुछ आप करेंगे। मुझे ये पूरा दुआ है, पक्का करेंगे। ऐसे तो कोई हो नहीं सकता कि तुम कुछ नहीं, पक्का कुछ न कुछ तुम करोगे। तो बच्चों इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहें। तो चलिए ये दोनों पॉइंट को लिखे, मैं आगे आता थोड़ा सा लेंस पर आते हैं। लेंस किसे कहते हैं? क्योंकि वहाँ सवाल बहुत आता है बाबू, बहुत आता। चलिए इसको आप उतारिए। इसके बाद थोड़ा सा हम लेंस के बारे में चर्चा कर देता हूँ, उसके बाद हम अगले टॉपिक में जो इसको बड़ा बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो चलिए समझते हैं लेंस क्या है। सबसे पहले टॉपिक में आता है कि लेंस क्या है सर। टॉपिक क्या है? लेंस। लेंस क्या है? लेंस को मैं लेंस ही बोलता हूँ, LENS। लेंस का मीनिंग देख लेना बाबू, क्योंकि मुझे LENS इतना ही तक है, ठीक ना। क्योंकि मेरा थोड़ा सा मीनिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ ना बाबू, और साइंस का, तो मैथ मीनिंग तो मजबूत होगा ना। मैथ और साइंस वाले टीचर का मीनिंग बहुत मजबूत होता है, ठीक है। मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए लेंस क्या होता है? ये कहता है कि लेंस, देखिए लेंस और दर्पण में क्या अंतर है सर? दर्पण में क्या होता है कि दर्पण को एक तरफ से कलई किया जाता है। कलई के मतलब एक तरफ उसे रंग दी जाती है, और उसमें प्रकाश जो है परिवर्तन करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, मैंने टकरा के लौटते हैं। लेकिन बाबू लेंस में क्या होगा? प्रकाश टकरा के लौटेंगे नहीं वापस, वो टकराएंगे नहीं, सीधे जाएंगे और पार कर जाएंगे। भले से जा रहे थोड़ा सा मुड़ के जाएंगे, ठीक है ना। दर्पण में क्या होगा? टकरा के वापस लौटेंगे प्रकाश,
लेकिन लेंस में प्रकाश से जो आर पर कर जाएंगे, बस दोनों में अंतर यही है, लेंस में प्रकाश आर पर कर जाते हैं लेकिन दर्पण में प्रकाश आर पर नहीं करते हैं, टकरा कर लौटते हैं। तो अगर सवाल आए कि लेंस किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि दो वैसा पारदर्शक पदार्थ जो दो पृष्ठों से घिरे होते हैं, वैसे पारदर्शक चाहे वैसे पारदर्शी पदार्थ जो दो पृष्ठों से घिरे होते हैं उसे हम लेंस कहते हैं। बच्चों लेंस का अगर डिफिनेशन आया तो आप यहाँ से लिख सकते हैं लेंस किसे कहते हैं। अगर सवाल आ जाए कि लेंस क्या है तो क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं वैसे दो पारदर्शक पदार्थ से घिरी हुई आवरण, क्या उसको बोल सकते हैं। मतलब देखिए मान लीजिए एगो ऐसे है तो एगो ऐसे है, एक ये है पारदर्शक एक ये तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ है कि नहीं, तो दो पृष्ठों से घिरे हुए वैसे पदार्थ, दो पारदर्शक, ऐसे बोलिए, दो पारदर्शक पृष्ठों से घिरी हुई वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पर कर जाते हैं उसे हम लेंस कहते हैं। चाहे इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दो पारदर्शक पृष्ठों से घिरे हुए पदार्थ को हम लेंस कहते हैं। दो पारदर्शक पृष्ठों से घिरे हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं सर, लेंस कहते हैं। दो पारदर्शक पदार्थों से चाहे टुकड़ों से घिरे हुए ज्यामिति को ज्यामिति बोलते हैं। ज्यामिति में स्ट्रक्चर होती है। डिफिनेशन आता है सर कि नहीं, डिफिनेशन नहीं आती बच्चों, इसलिए छोड़िए, डिफिनेशन लिखने से कोई फायदा नहीं। अगर चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि दो पारदर्शक पृष्ठों से, लिखिए, लिखना आपको तो लिखिए, दो पारदर्शक पृष्ठों से घिरे हुए ज्यामितियों को हम क्या कहते हैं सर, लेंस कहते हैं। ठीक है ना। डिफिनेशन को थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि डिफिनेशन बच्चों मैं किताब से नहीं लिखा था, डायरेक्ट, ये कैप गिर गया था, डायरेक्ट नहीं लिखा तो इसलिए चीज़ों को मैनेज किया। दो पारदर्शक पृष्ठों से घिरे हुए ज्यामिति आकृति को यहाँ जोड़ दीजिए, घिरे हुई ज्यामिति आकृति को, ज्यामितियों को, यही भी ठीक हो, चलेगा का नाचेगा। और ज्यामितियों को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। बच्चों लेंस का दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, ध्यान से समझिए। लेंस दो प्रकार के होते हैं। अगर सवाल आए कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार। पहला देखिए, पहला लेंस के बोलते हैं हम उत्तल लेंस, ठीक है ना। पहला लेंस को जी बाबू उत्तल लेंस, और दूसरा लेंस के बोलते हैं हम अवतल लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं बाबू, अवतल लेंस। पहला के बोलते हैं उत्तल लेंस और दूसरा के बोलते हैं अवतल। उत्तल के बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, और अवतल के बोलते हैं कनकेव लेंस। ध्यान से समझिए, मीनिंग मिस्टेक होगा तो मैनेज कीजिएगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि मिस्टेक नहीं होगी। तो बच्चों लेंस, अब देखिए लेंस को दो भाग में बांटा गया है। पहला बांटा गया उत्तल लेंस, दूसरा बांटा गया अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के देखिए थोड़ा सा इमेज, उसके बाद डिटेल में लूंगा अगले वीडियो में। अगर उत्तल लेंस एग्जाम्पल की, इसका फिगर की बात किया जाए बच्चों पहला के, तो उत्तल लेंस की डिजाइन इस प्रकार की होती है, ठीक है। उत्तल लेंस की डिजाइन कैसा होती है, ऐसा होती है। और अवतल लेंस की डिजाइन देखिए, अवतल की होती है ऐसे, ठीक है। बोलेंगे हाँ सर ठीक है। बच्चों यहां से देखें कि ये पहला का स्ट्रक्चर है और एक ये मां के सर दूसरा के, यानी ये हुआ हमको उत्तल लेंस और ये हुआ अवतल लेंस। अब देखिए चीजों को, उत्तल लेंस क्या होती है, अवतल लेंस क्या होती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम अभिसारी लेंस। इसको कौन सा लेंस बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। ये चीजों को याद करिए, बड़ा फिर भी पॉइंट है। इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस
और एकरा हम बोलते हैं बच्चा अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं सर? अपसारी लेंस। सर ये दोनों जो आप लिखाए हैं, जो क्या ये साइंस का कैप्सूल है? हाँ, ये साइंस का कैप्सूल है। एक कैप्सूलवा को आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि कौन लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। आराम से मारेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां से 2 नंबर के सवाल आएगा कि उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, समझाएं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, उसको क्या करें, समझाएं। चाहे पूछे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, समझाएं। परीक्षा में आल है, अगर नहीं माने तो जाके क्वेश्चन बैंक उठाए वो और वहां से जाकर चीजों को देखिए कि सवाल आल है या नहीं आल है। एक बात और समझें, मैं एक्स्ट्रा अगर समझाऊं तो यहां से इसको बारे में और समझ सकते हैं बच्चों कि अगर किसी को दूरदृष्टि दोष होल है, कौन सा दोष सर? अगर किसी बच्चे के चाहे किसी व्यक्ति के दूरदृष्टि दोष होल है तो दूरदृष्टि दोष में इसी लेंस का उपचार किया जाता है। एक तो एकदम रामबाण है। लेकिन अगर अवतल लेंस रहेगा बाबू तो इसमें निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष अगर किसी को है तो उसमें उसको ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चा। ये चीजवा को आप आराम से याद रख लीजिएगा, एकदम पक्का सर, हाँ एकदम पक्का। ये वाला सब दिन आता है, ये दुगो और ये दोनों रामबाण है। एक मतलब कहे के मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के इतना बढ़िया सवाल है कि मत कहिए। तो ये सवालवा को आप हर हाल में क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ पाए होंगे। ऐसा अगर सवाल कहे कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, दूर चीजों को मैं याद कराऊं, ध्यान से समझिए। आप तो याद कर लें उत्तल लेंस और अवतल लेंस, बोलेंगे हाँ सर टाइम ले रहा हूं मैं चीजों को, लेकिन ऐसा है आपको दिमाग में सेट करेंगे ना इस एससीपीयू और क्या कर सकते हो, तो सॉफ्टवेयर जो कभी निकलने वाला नहीं है। सोचिए दूरदृष्टि दोष, तो इसको बोल कर देखिए दूर, बोली हटा के दिखा दे, दूर बोलिए ना जी, दूर। देख रहे मुँह कैसे, ऊ ऐसे हो रहा है कि नहीं, ऊ हो रहा है या नहीं हो रहा? मजाक मत उड़ाइएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। बोल के देखिए दूरदृष्टि दोष, दूर, ऊर, दूर आ रहा, दूर, तो दूर ऊ आ रहा ना, ऊ मैंने इसको ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन दृष्टि दोष सर? दूरदृष्टि दोष। सवाल पूछे कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस, तो आपको बोलना है दूर, ऊ आ रहा है, ऊ, ओह उत्तल लेंस। दूसरा देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट बोल के देखिए, निकट, निकट आ नहीं आ रहा है, निकट, आठ, निकट आ रहा है ना, आ रहा है ना। आज से हम धर लेंगे, आज से अवतल लेंस मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं यहां तक बात को समझ पाए होंगे। कौन लेंस को अभिसारी लेंस, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। कौन लेंस को अपसारी लेंस, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ये सब अगले वीडियो में देखेंगे कि वो ऐसा लेंस जिसके बीच वाला भाग मोटा और किनारे वाला भाग पतला हो उसको उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस वो ऐसा लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला और किनारे वाला भाग मोटा हो, उस लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। मैंने डेफिनेशन सुना दिया, बट अगले वीडियो में इसको मैं लिख के बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, कहाँ प्रतिबिंब बनती है उसके बारे में समझाएंगे। तो चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको होमवर्क में दे रहा हूँ उसके बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों अगर अभी तक आप देखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो आपके सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हैं उनके पास वीडियो के क्या करिएगा बाबू, शेयर कीजिएगा, ठीक ना। जिससे होगा क्या सर, उससे होगा यही कि आपको ही फायदा होगा और उनका भी फायदा होगा। चलिए होमवर्क पर आइए। होमवर्क पहला, होमवर्क पहला त्वचा,
पारदर्शी है, परभासी है या अपारदर्शी है? दूसरा, पानी मतलब जल, ये पारदर्शी है अपारदर्शी है, इसके बारे में बताएं। तीसरा, हीरा का अपवर्तनांक कितना है, उसको लिखें। सवाल नंबर चौथा, कौन लेंस को अभिसारी कहते हैं? कौन सा लेंस को अभिसारी कहते हैं? निकट दृष्टि दोष में कौन लेंस, निकट दृष्टि दोष के उपचार में कौन लेंस का प्रयोग करते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आपका करें, जरूर कमेंट करें अगर इन सर से आपका प्रेम है तो। अगर प्रेम नहीं है, आप ऐसा ही सिर्फ करते हैं, तो आपको लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना बच्चों? चलिए, मैं आपका कमेंट इंतजार करूँगा। इसको बताना, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू। इसी प्रकार वीडियो को आप देखते रहें। अगर अभी तक वीडियो को देखे हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लगन से जो है पढ़ रहे हैं। थैंक यू बच्चों, लव यू। पढ़ते रहें इसी तरह का, मुस्कुराते रहें चीज़ों को।